वीएनएम के लाइव सेशन में वीएनएम के व्यूअर्स का स्वागत। आज मुद्दा शिक्षा से जुड़ा हुआ। शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे अक्सर हम आपके सामने लेकर आते हैं क्योंकि गुजरात में और पूरे देश में शिक्षा का जो स्तर है कहीं ना कहीं चिंताजनक है। शिक्षा विभाग द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं साल दर साल, बार बार निर्णय बदल दिए जाते हैं और उसकी वजह से छात्रों को, शिक्षकों को और पूरे शिक्षा विभाग को कितना नुकसान होता है, उस पर आज बात होने वाली है। शिक्षा विभाग के बदलते फंडे छात्रों को फायदा या नुकसान। और मेहमान जो है डॉक्टर जयेश शाह, सेंटर फॉर कल्चर एंड डेवलपमेंट के कंसल्टेंट रिसर्चर, और अभी प्रोफेसर लेंसी लोबो के साथ उनका एक किताब उनकी आई है, गुजरात माध्यमिक शिक्षणनो एक्सरे। गुजरातना शाळाकीय शिक्षणनो एक्सरे एक किताब आई है जिस पर शिक्षा विभाग पर सीधे सीधे प्रहार किए गए हैं। जयेश भाई स्वागत। शिक्षा विभाग अलग अलग तरीके के निर्णय लेता जा रहा है। जो समझ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जो समझ में आ रहा है वो होता जा रहा है। कभी किताबें बदल जाती है, कभी पैटर्न है जो बदल जाते हैं, कभी सेमेस्टर आता है, कभी सेमेस्टर हटा दिया जाता है। क्या है ये पूरा, और इससे आखिरकार क्या साबित करना चाहता है शिक्षा विभाग? नहीं, मैं आपको सच बताऊं तो शिक्षा विभाग के पास कोई सातत्य भरी पॉलिसी नहीं है। जो एक पॉलिसी कंटिन्यूटी होती है वो नहीं है जी। पाठ्यक्रम की बात की, पाठ्य पुस्तक से शुरू करें, अलग अलग मुद्दे में बात करेंगे। पहले क्या था कि पाठ्य पुस्तक 7 या 8 साल के बाद चेंज होता था, ताकि क्या है कि शिक्षक भी उसके साथ एक्वेंट हो जाए, स्टूडेंट भी एक्वेंट हो जाए और बार बार पाठ्य पुस्तक को चेंज नहीं करना पड़े। अब क्या हो रहा है, हर 2 साल में पाठ्य पुस्तक बदल जाता है। 8 साल में जो किताबें बदलती थी अब 2 साल में अब जो 2 साल में किताबें बदलती है, तो जब किताबें बदलती है तो शिक्षक को ट्रेनिंग दी जाती है जी। अगर शिक्षक को ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग देने के बाद शिक्षक जब उसके ऊपर एक्वेंट होता है और 2 साल में फिर बदल जाती है, फिर ट्रेनिंग एक्वेंट होने से पहले फिर बदल जाती है, तो उसके वजह से शिक्षक जिस तरह से विद्यार्थी को सिखा सकता है उसमें थोड़ी कमी आती है। बिल्कुल। और हर 2 साल में पाठ्यपुस्तक बदलने का मुझे कोई उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। हाँ, हर बार सिलेबस बदल के क्या बदलो जी। इतने अभी दुनिया 21वीं सदी फास्ट है जी, बहुत पेस में चल रही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हर 2 साल में पूरी किताब चेंज कर दो, इतना चेंजेस आ गया हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक गुजरात पाठ्य पुस्तक मंडल का क्या है वो नहीं मालूम होता है। और इसका जो साइड इफेक्ट है कि किताबें मिलती नहीं है, आधा साल हो जाता है, मार्केट में वो सिलेबस वाली बुक्स ही अवेलेबल नहीं होती। सही बात है। स्कूल जून में शुरू होती है, कई बार अगस्त तक किताब नहीं मिलती है जी। तो ये न स्टूडेंट के पास किताब होती है, न शिक्षक तो ट्रेनिंग लेकर के 1 हफ्ते की ट्रेनिंग में सीख के आता है, फिर नया सिलेबस उसको सिखाना होता है, हाथ में पाठ्य पुस्तक ना हो तो क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है। उसमें मुझे एक ऐसा लगता है, एक मेरी एक अवधारणा है, ऐसा नहीं है कि उसके पीछे कोई रिसर्च किया गया है। ऐसा हो सकता है कि जो गुजरात पाठ्य पुस्तक मंडल के जो अधिकारीगण जो होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स है, शायद प्रिंटिंग की अंदर से कुछ पैसे की लेन देन की बात हो, इसलिए हर 2 साल की नई किताबें छपती हो। क्या रीजन, उसके पीछे कुछ डिटेल संशोधन होना चाहिए, और या तो फिर गुजरात पाठ्य पुस्तक मंडल के अधिकारी से जवाब मांगना चाहिए कि हर 2 साल में पाठ्य पुस्तक बदलने के पीछे आपका रीजन क्या है। आज तक कोई रीजन नहीं पूछा किसी ने। बिल्कुल सही बात है। हर 2 साल में एक ही सिलेबस को अलग तरीके से छाप देने से कोई फायदा नहीं होता है, और नुकसान जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को तो होता ही है। जो बुक्स स्टोर चलाते हैं वो लोग भी कहते हैं कि अगर हमारे कुछ किताब भी रह जाती है, बुक्स बदल जाती है, उसके बाद उन्हें भी आर्थिक नुकसान होता है। यानी कहीं ना कहीं वो लोग भी स्टॉक रखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए किताब नहीं मिलती है ना। वो जानते हैं कि कब किताब बदल जाए, उसको भी भरोसा नहीं रहता है। और साथ में आप समझो वाली पर भी बर्डन आएगा। उसका रीजन है, बेटा है और बेटा और दूसरे बेटे, एक संतान है, दूसरे संतान में 2 या 3 साल का अगर वो हो, डिफरेंस हो, गैप हो, तो अपने बेटे ने अगर 5वीं कक्षा का पाठ्य पुस्तक ले लिया, अगर 2 साल के बाद बेटी भी 5वीं कक्षा में आएगी, तो वही पाठ्य पुस्तक एक ही घर के 2 संतान या 3 संतान यूज करते थे। सही बात ये सिस्टम था अपने गुजरात में। जी। आज हम भी, मेरी पुस्तक, मेरा
छोटा भाई पढ़ा था वही पुस्तक मेरी बहन पढ़ी थी, तो ये पहले सिस्टम चल रही थी। अब 2 साल में किताब बदल गई तो वाली को पुस्तक नई पाठ्य पुस्तक फिर से परचेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ किताबें पढ़ने के बाद भी दूसरे स्टूडेंट्स को दी जाती है। कभी भी हम जो सिलेबस की किताबें हैं वो पस्ती में नहीं डालते हैं, हम दूसरे स्टूडेंट्स को देते हैं, और ऐसे में जब सिलेबस बदल जाते हैं तो बार बार किताबें खरीदने की जरूरत पड़ती है। दूसरा एक निर्णय अभी 2 दिन पहले ही आया है। 12th साइंस बोर्ड की जो परीक्षा की पैटर्न है उसमें 50% MCQ का पैटर्न था जो पिछले साल बदल दिया गया, लेकिन इस बार के रिजल्ट के बाद फिर से 50% MCQ का जो ऑप्शन था वो 12th साइंस के स्टूडेंट्स को अवेलेबल करा दिया गया है। अचानक से निर्णय फिर से बदल गया। पहले क्या दिक्कत हुई और अब फिर क्या दिक्कत हुई कि फिर वो ला दिया गया? अभी मुश्किल होगी स्टूडेंट को जी। मैं ये सोच रहा हूं कि 6 से 7 साल पहले शायद 2011 या 2012 में MCQ इंट्रोड्यूस किया। जब MCQ इंट्रोड्यूस किया तब गवर्नमेंट शिक्षा विभाग एक लॉजिक लगाया था कि गुजरात के छात्र जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है IIT के लिए होती है, नीट के लिए होती है, एम्स के लिए होती है, या खुद गुजरात की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने स्टूडेंट पीछे रहते थे, पीछे रह जाते थे। तो वो लॉजिक के साथ उन्होंने MCQ का सेक्शन शुरू किया। कक्षा 10 से लेकर के 12 तक शुरू किया। उनसे स्टूडेंट एक्वेंट हो चुके थे और उनकी वजह से अपने स्टूडेंट जेईई, एम्स, नीट जैसी एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। अचानक एक सुबह किसी को विचार आ गया, लास्ट ईयर उसको बंद कर दिया। इस बार फिर किसी के मन में एक तुक्का लगा गया कि चलो उसको चालू करना है, फिर चालू कर दिया। ये क्या खेल है? ये खेल समझ में नहीं आ रहा है। परिणाम अब ये 11 अगर लास्ट ईयर बंद किया, मतलब लास्ट ईयर 11 में जो थे, 11th स्टैंडर्ड में जो थे वो MCQ के साथ एक्वेंट नहीं हुए। अब उसको 12th में MCQ के साथ एग्जाम देनी पड़ेगी। अब उसको MCQ के साथ फिर तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। पहले क्या था कि 10वीं कक्षा से MCQ लेकर के 12th तक करते थे ताकि वो पूरी सिस्टम से एक्वेंट हो जाता और 12th बोर्ड में वो रिजल्ट ला करके एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर सकते थे। अब क्या करेंगे? अचानक निर्णय कब बदल दिया? पहले मैं ये बोल रहा हूं कि एक सातत्य भरी कंटिन्यूटी नहीं है पॉलिसी में, और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है उसके पीछे छानबीन होनी चाहिए और उसके पीछे जवाब भी मांगना चाहिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, शिक्षा विभाग के सचिवों से, शिक्षण शास्त्रियों को उसके सामने जवाब मांगने की ये क्यों, वाई। एक्चुअली MCQ की वजह से अब एक लॉजिक ये दिया जा रहा है कि MCQ बंद करने के लास्ट रीजन दिया था कि बच्चे डिस्क्रिप्टिव जवाब नहीं लिख रहे, नहीं देख पाते, लंबा लिखना जवाब स्टूडेंट कम हो गया। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप 50% लंबा जवाब डिस्क्रिप्टिव का एक सेक्शन रखो और 50% MCQ रखो, लेकिन MCQ रखो। MCQ का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन वो पॉलिसी को बार बार चेंज करना ये इसके सामने मेरा रोष है, आक्रोश है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है तो 50 मार्क डिस्क्रिप्टिव रखो, 50 MCQ का रखो, क्योंकि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो डिस्क्रिप्टिव आएगा ही नहीं। और मैं हमेशा ही मानता हूं आप चेक कर लो, किसी भी शिक्षण शास्त्री को चेक करना है या किसी भी बोर्ड के अधिकारी को चेक कर ले, जिसका बोर्ड का परिणाम अगर 80% या 90% आया, परसेंटाइल की बात नहीं करो, आया, वो स्टूडेंट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी 80-90% आना जरूरी नहीं है। जिसका 80-90% बोर्ड एग्जाम में आया हो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शायद 50% भी लेकर के आए। उसका रीजन ये है, बोर्ड में जो रिजल्ट आता है वो क्रैमिंग, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गोखंड पट्टी जो गुजराती में बोलते हैं, क्रैमिंग करके रटा लगा करके पढ़ के परसेंटेज आ जाते हैं। MCQ में रट्टा नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही बात है। MCQ में उसका टेक्स्ट बुक पेज लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ेगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी है। जिस छात्र की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, अगर वो बोर्ड एग्जाम में 70% आया होगा ना, तो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसका 85 या 90% आ सकता है। तो एक्चुअली कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव लिखने की सिस्टम स्टूडेंट में डेवलप हो, उसके लिए डिस्क्रिप्टिव तो 50-50% का जो हो वो सबसे बेस्ट है, और उसमें ज्यादा फर्क नहीं करना चाहिए। हर साल पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हर साल पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब 12th साइंस और 12th कॉमर्स दोनों में से हटा दिया गया। 12th साइंस में फिर से 50% MCQ ला दिया गया है, लेकिन कॉमर्स पर अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं आया है। MCQ का बेसिक मतलब ही यही था कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें स्टूडेंट कहीं ना कहीं
रिपीट कर सके, उन्हें टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत हो, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को डाइजेस्ट पढ़ने की आदत है, उन्हें लंबा लंबा पढ़कर रट्टा मारने की आदत है। उसमें से कहीं ना कहीं वो आदत छुड़ाने के लिए एमसीक्यू की सिस्टम लाई गई थी, निकाली गई, फिर एक बार लाई गई है। परिणामों पर इन ऐसे निर्णयों का असर होता है और इसीलिए शिक्षा विभाग के बदलते फंडे, अलग अलग तरीके के जो निर्णय सामने आते हैं, उससे फौरन या लंबे अरसे पर स्टूडेंट्स को क्या नुकसान होता है, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। एक और निर्णय आया 2011। पहले ये निर्णय में बात करूं जी, एमसीक्यू की बात जी, लास्ट ईयर हटा दिया गया, इस बार फिर लाए जी। आपको उसके पीछे का एक रीजन मालूम है? लास्ट 2 साल से इंजीनियरिंग की करीब 40 से 50% सीट खाली रहती है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो साइंस से ही आएंगे, बिल्कुल। गांवों में एमसीक्यू में जवाब लिखा देना, उसके सामने कोई एविडेंस नहीं है, सीसीटीवी रखो तो भी कोई पकड़े नहीं जाएंगे। अच्छा, तो ये जो परसेंटेज कम हो रहे हैं और जो 12th साइंस का जो पीसीएम जो ग्रुप है इंजीनियरिंग का या पीसीबी का मेडिसिन और पैरामेडिकल फोर्सेस का, पैरामेडिकल कोर्सेज का, तो ये जो रिजल्ट है वो स्लोली क्वालिटेटिवली लो होता जा रहा है और कई स्टूडेंट फेल का परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है। तो शायद इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है, जिसको इस साल करीब 35,000 सीट खाली रहने वाली है, लास्ट ईयर करीब 30,000 सीट खाली रही थी, तो घाटा तो इंजीनियरिंग प्राइवेट खानगी इंजीनियरिंग कॉलेज को होता जा रहा है। तो शायद वो सीटें ज्यादा भरी जाए, वो एक रीजन उसमें हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। 2011 में 8वीं कक्षा को प्राथमिक विभाग में शामिल किया गया था, उसके क्या परिणाम आए हैं उसकी जानकारी हम लेंगे। जयेश भाई, 2011 में प्राथमिक विभाग में 8वीं कक्षा को रख दिया गया, क्या परिणाम? एक्चुअली 7 तक प्राइमरी गुजरात में गिनी जाती थी जी। 8 को प्राइमरी में ले गए, सेकेंडरी में 9 और 10 रह गए, हायर सेकेंडरी में 11 और 12 हो गए। किसके मगज में ये प्लानिंग आई मालूम नहीं है, 8वीं को क्यों प्राइमरी में ले गए, लेकिन उसके पीछे मेरा जो एक तर्क है वो ये है, एक नो डिटेंशन पॉलिसी अपने यहाँ आई है। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब है 8वीं कक्षा तक किसी को फेल नहीं करना जी। पहले क्या था कि हर एक स्टैंडर्ड में स्टूडेंट को फेल करते थे ताकि पेरेंट भी चौकन्ने रहते थे कि अपना लड़का फेल हो जाएगा, कुटुंब में, समाज में नाम खराब होगा जी। न अब तो शिक्षक भी निश्चिंत है, वाली भी निश्चिंत है जी। अपने बच्चे को पढ़ने के लिए रख दिया, 9वीं में सीधा पहुंच जाएगा, बीच में कोई जगह पर फेल होने की संभावना नहीं है। आपको ताज्जुब होगा, गुजरात गवर्नमेंट ने जब अगस्त 2017 में पार्लियामेंट में 2017 में पार्लियामेंट में कानून पसार किया गया, रिवीजन अमेंडमेंट पसार किया गया कि अब 2019-20 से हर एक राज्य अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं और स्टैंडर्ड 5 क्लास कक्षा 5 और कक्षा 8 में नापास कर सकते हैं। अभी एक हफ्ते पहले गुजरात सरकार ने डिसीजन लिया कि हम ये इंप्लीमेंटेशन 2021 से करेंगे। भाई किस खुशी में? ऑन द कॉन्ट्ररी गुजरात गवर्नमेंट को यह करके बाहर आना था क्योंकि 42nd अमेंडमेंट, बंधारण के 42nd अमेंडमेंट सुधारा के बाद स्टेट और केंद्र का कंबाइंड हो गया, पहले अकेले स्टेट का था जी। तो स्टेट अपना खुद का पॉलिसी क्यों लेके नहीं आया कि हम स्टैंडर्ड 4 से एग्जाम लेके चलेंगे? एग्जाम लेना क्यों बंद कर दिया? ये एग्जाम लेना बंद कर दिया और 8वीं प्राइमरी में आ गई। तकलीफ ये होती है कि जो 8वीं तक अच्छी स्कूलों जो पढ़े, हम चलो स्कूल की कैटेगरी करें, ए कैटेगरी की स्कूल, बी कैटेगरी की स्कूल, सी कैटेगरी की स्कूल और डी कैटेगरी की स्कूल। ए और बी कैटेगरी के स्कूल में जो पढ़ करके आए हैं वो तो 9वीं में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो सी और डी कैटेगरी के स्कूल से जो 9th स्टैंडर्ड में आएंगे, फॉर एग्जाम्पल नगर प्राथमिक शिक्षण समिति बड़ौदा की है, सरकारी स्कूलों से जो आएंगे, जो गाँव में जिला पंचायत स्कूलें चलाती है, सिटी में नगर प्राथमिक शिक्षण समिति चलाती है, कॉर्पोरेशन चलाती है, ये स्कूलों में से जो बच्चे 9वीं स्टैंडर्ड में आएंगे, क्योंकि वहां पर तो खाली प्राइमरी सेक्शन है, 8वीं तक पढ़े जी। कई स्टूडेंट को वहां पर सिंपल कैलकुलेशन नहीं आती है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते हैं, 4 लाइन नहीं लिख पाते। अगर वो स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना हो तो उसके लिए 3 साल चाहिए जी। तो जो 7वीं तक प्राइमरी सेक्शन था वो बहुत बेस्ट था। अब 8वीं में प्राइमरी कर दी, 8वीं को भी प्राइमरी में लेके गए, स्टूडेंट 9वीं में आएगा, टीचर उसको थोड़ा बहुत तैयार करेंगे, 10वीं आ जाएगी। 10वीं में तो अक्टूबर के बाद बच्चे स्कूल आते नहीं है, 1.5 साल में क्या तैयार करेंगे उस बच्चे को? 9th स्टैंडर्ड वैसे भी थोड़ा टफ है, तो वो कैसे तैयार करेंगे? और आप देखो 2000, मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्ड है कि 2011 के पास रिजल्ट कितनी डाउन होती जा रही है। अच्छा। तो ये 2011 में जब ये 8वीं को प्राइमरी में लेके गए
उसके बाद बोर्ड की रिजल्ट घटती जा रही है कंटिन्यूअस, और बोर्ड का क्वालिटेटिव रिजल्ट भी घटता जा रहा है। 70% से ज्यादा आने वाले बच्चे खाली 10 से 15% हो गए। बिल्कुल सही बात तो ये है। 8वीं को कौन लेके आया? किस ये कौन ये शिक्षण शास्त्री नहीं है क्या गुजरात में? ये शिक्षा विभाग क्यों ऐसा कार्य करता है वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या गुजरात बोर्ड ने, गुजरात सरकार ने सीबीएसई की जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं गुजरात बोर्ड में लाने की कोशिश की है? गुजरात बोर्ड ने क्या किया, पाठ्य पुस्तक चेंज किए। मैं हर एक टाइम पर पाठ्य पुस्तक चेंज होने के विरोधी नहीं हूँ जी। हर 2 साल चेंज हो उसका विरोधी हूँ। गुजरात सरकार ने एनसीईआरटी का सिलेबस स्लोली इंट्रोड्यूस किया जी। वो गलत मूव नहीं थी, क्योंकि गुजरात का सिलेबस बहुत लो लेवल का था और इसी वजह से अपने स्टूडेंट नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में नहीं कर पाते थे। इसलिए एनसीईआरटी का सिलेबस इंट्रोड्यूस किया, वो गलत बात नहीं है, लेकिन उसकी जो ट्रांसलेशन की गई पाठ्य पुस्तक की, उसमें कितनी कमियां रहेगी। क्या गुजरात के पास साहित्यकारों की कमी है? क्या गुजरात के पास गुजराती भाषाकारों की कमी है? तो ये कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तक की क्वालिटी पे भी निशाना लगता है। एनसीईआरटी का सिलेबस इंट्रोड्यूस किया, वो गुजरात के लिए बहुत अच्छी मूव थी, ताकि अपने ही बच्चे जब, क्योंकि अब जेईई आई, वो तो अच्छी थी, वो विजनरी डिसीजन था वो। मैं ये मानता हूं गुजरात शिक्षा विभाग, ये एक डिसीजन ऐसा था, वो विजनरी था, क्योंकि जेईई में सीबीएसई का सिलेबस आता है, नीट में सीबीएसई का सिलेबस आता है, तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूस करने की सिस्टम सही थी। अब जेईई और नीट भी गुजराती में लिए जाते हैं, तो ये मूव अच्छा था। वो मूव, हर एक मूव की हम टिका नहीं करेंगे, वो पॉजिटिव मूव था, लेकिन वो जो क्वालिटी प्रोवाइड करनी थी उसमें मुश्किल थी। राइट टू एजुकेशन को कैसे देखते हैं और क्या कमियां हैं इस एक्ट में? मैं एक बात करूं, हर एक गरीब के बच्चे को, जिसके पास पैसे की कमी है, जिसके पास अपने संतान को पढ़ाने की क्षमता नहीं है, उसको पढ़ने का अधिकार है। पहली बात मैं ये स्पष्टता करना चाहता हूं, उसके बाद मैं बात करता हूं, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। गवर्नमेंट को एजुकेशन को इतना स्ट्रांग, इतना क्वालिटी वाला बनाना चाहिए कि हर एक बच्चे को, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो, कितना भी गरीब हो, लेकिन उसको पढ़ने का अधिकार है और अपने पढ़ने का मिलना चाहिए जी। लेकिन ये जो आरटीई एक्ट लाए, बजाय गवर्नमेंट स्कूलों को सक्षम करने के बजाय, मतलब गवर्नमेंट अपने हाथ ऊपर कर दिए कि हमसे नहीं होगा, इसलिए आरटीई लेके आए, खानगी स्कूलों पर आरटीई लगाया। मैं उसका भी विरोधी नहीं हूं। खानगी स्कूलों में भी, खानगी स्कूलों का भी अपना जवाबदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी गरीब स्टूडेंट को अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ाए जी। वो भी होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर अलग है। आरटीई में केवल बर्थ सर्टिफिकेट से एडमिशन मिलता है। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट से एडमिशन मिलता है, बराबर है। एक बहुत अच्छी खानगी स्कूल है, वहां पर जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में विद्यार्थी आते हैं, वो नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी 3 साल का करके आते हैं, तो उसको लेखित लिखना, कैलकुलेशन करना, वो सब आता है, और पढ़ाई करना आता है, वाचन करना आता है, रीडिंग आती है। मेरा प्रश्न ये है कि जो गरीब विद्यार्थी उसको पढ़ने का अधिकार है, लेकिन अगर वो बच्चा सीधा फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ गया, बर्थ सर्टिफिकेट हुए, वो खुद इंफीरियर फील करेगा अपने को, क्योंकि न उसको रीडिंग आती होगी, न उसको कैलकुलेशन करना आता होगा, न उसको लिखना आता होगा, क्योंकि वो फर्स्ट में आया, उसने 3 साल तो किया नहीं है। शायद कोई छोटी मोटी बाल मंदिर बोलते हैं जिसको, आंगनवाड़ी बोलते हैं, उसमें शायद पढ़ा होगा। उसमें क्या करते हैं हम जानते हैं, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्वालिटी क्या है, वो सब जानते हैं। वो तो खाने के लिए, माल नरिश ना हो उसके लिए जाने का एक तरीका है, अदरवाइज वहां पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है। तो जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है, आरटीई में एडमिशन लेता है, उसके बाद वो अपने को इंफीरियर फील करता है, क्योंकि तो मेरा ये मानना है कि आरटीई में, खानगी स्कूल में 20% क्या 30% सीट उनके लिए अनामत कर दो कि आरटीई में इतनी सीटों पर गरीब विद्यार्थी को एडमिशन देना है और देना है। लेकिन उनके सामने रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल स्किल, ये 3 का टेस्ट ले लो, टेस्ट लेकर के फिर उसको आरटीई में एडमिशन दे दो, खानगी स्कूल में दे दो, प्रॉब्लम नहीं है। खानगी स्कूल की जिम्मेदारी है, वो इनकम अर्न करते हैं, स्कूलों से अर्न करते हैं, चाहे वो ट्रस्ट की स्कूल हो, कुछ भी हो, तो उसके सामने सामाजिक जवाबदारी भी वो निभाए, लेकिन वहां पर एक टेस्ट रखा जाए ताकि उसकी जो स्किल होगी उसके हिसाब से एडमिशन दिया जाए। दूसरा एक तरीका है, चलो टेस्ट नहीं लिया तो आरटी जो होता है, आरटी से जो स्टूडेंट होते हैं उसकी क्लास अलग की जाए,
2-3 साल पहले बड़ौदा में 1 या 2 स्कूल ने अलग क्लास की कोशिश की थी, अलग क्लास किया था, उसके सामने पूरे सिटी में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था कि हमारे साथ ये गरीब और तवंगर वाला भेद करते हैं, अन्याय हो रहा है। एक्चुअली ये जो उनकी जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी है, क्योंकि वो 3 साल करे बगैर आए हैं, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी प्री प्राइमरी लेके बगैर आए हैं, तो उसको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए उसको पढ़ाई कराने का तरीका भी अलग होता है, तो उसकी एक अलग क्लास कर देनी चाहिए और उसमें किसी को विरोध नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के आरटी इफेक्टिव होगी। बाकी खाली तो वोट बैंक बनाने के लिए नारेबाजी करके मैंने इतने लोगों को एडमिशन ये स्कूल में दिलवाया, मैंने तो ये क्लास ए स्कूल में एडमिशन दिलवाया, ये करके अपनी वोट बैंक खड़ा करना के लिए अगर ये कार्य करते हैं तो वो सही सामाजिक जवाबदारी जिम्मेदारी कोई नहीं निभा रहा है। शिक्षकों की भर्ती के लिए टेट प्रक्रिया से सीधे उन्हें अब एजुकेशन, आप टीचर बन गए ऐसा एक सर्टिफिकेट लगा दिया जाता है, मोहर लगा दी जाती है, उस पर भी आप एक सवाल उठा रहे हैं, क्या है वो? टेट के सामने मेरा सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं, कोई लिखने में बहुत पावरफुल हो जी, उसका मतलब ये नहीं कि वो टीचिंग में भी पावरफुल हो। किसी की राइटिंग स्किल अच्छी होती है, किसी की राइटिंग स्किल थोड़ी कम हो, लेकिन उसकी समझाने की स्किल ज्यादा अच्छी होती है, तो शायद वो ज्यादा अच्छा शिक्षक बन सकता है, विद्यार्थी को समझा सके, विद्यार्थी के दिमाग में पूरा उतर करके काम करा सके, वो शिक्षक। शिक्षक वही होता है। शिक्षक अगर टेट एग्जाम से जो मेरिट लिस्ट बनता है उसमें से अगर शिक्षक आना है तो टेट का परिणाम करीब 20 या 22% से ज्यादा टेट का रिजल्ट भी नहीं आता है। तो क्या मतलब, समझो कि अपनी एजुकेशन में कितनी कमी है कि शिक्षक बनने के लिए जो टेट ली जाती है उसमें 20% से ज्यादा रिजल्ट नहीं आता है। तो शिक्षक की वैसे भी यहां कमी है, टेट का एक बैरियर रख दिया गया। एक्चुअली शिक्षक का सिलेक्शन ऐसे होना चाहिए, चलो टेट लिया ठीक है, टेट लेने के बाद वो जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ाने वाला हो, वो सब्जेक्ट वो कैसे पढ़ाता है उसका स्कूल में लाइव टेस्ट होना चाहिए। और टेट जिसने क्लियर किया वो लाइव टेस्ट जो क्लियर करे, वो 50 का एक क्लास हो, अगर वो मैथ्स का टीचर है तो उसको एक सब्जेक्ट सिखा, एक टॉपिक दिया जाए कि तुम मैथ्स में सिखाओ, उसके बाद वो बच्चों से राय लो कि आपको कितना समझ पड़ी, उसके बाद उसका मार्किंग उसमें भी होना चाहिए, और उसके बाद अगर टीचर सिलेक्ट होंगे तभी जाकर के शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, तब तक नहीं सुधरेगी। मैं आपको आज एक विवाद खड़ा हुआ है उसकी मैं बात करूं जी। मेडिकल की कल शाम को लिस्ट पब्लिश हुई, उन्होंने इंडिया कोटा की लिस्ट वापस खींची लेकिन स्टेट कोटा की सीट रहने दिया जी। उसमें करीब 150 से केसेस ऐसे आए हैं कि जो बच्चे बाहर पड़े हैं और एग्जाम यहां से दिया है और उसका लिस्ट में शामिल है। अभी पूरी छानबीन हो रही है, तब जाकर के मालूम पड़ेगा। लेकिन यह भी एक खेल है, हमने ऑलरेडी एक डिबेट कर चुके हैं। बच्चा कोटा में पढ़ता हो, स्कूलिंग यहां होती है, प्लानिंग से पेरेंट भी उसमें सपोर्ट करते हैं। बच्चा कोटा पढ़ता हो, एग्जाम यहां से देते हैं गुजरात बोर्ड की, ताकि वो गुजरात का एडवांटेज नहीं चला जाए। तो ये कहीं ना कहीं सभी इन्वॉल्व है उसमें, एक पक्षकार नहीं। शिक्षा विभाग तो है ही, अगर शिक्षा विभाग स्ट्रिक्ट होकर के बाहर आ जाए, ऐसे रिफॉर्म्स लेकर के आए कि अल्टीमेटली स्टूडेंट्स की क्वालिटी इंप्रूव हो, स्टडी की शिक्षा की क्वालिटी इंप्रूव हो, टीचर्स को जान लगा करके पढ़ाने की इंटरेस्ट जनरेट डेवलप हो, अगर ऐसा कुछ होगा तो ठीक है, लेकिन सभी पक्षकार इसमें जिम्मेदार है। स्मित ठक्कुर हमें देख रहे हैं और एक व्यूअर ने लिखा है 1 नेशन 1 पैटर्न सीबीएसई पैटर्न, नहीं उसमें और आगे जोड़ना चाहता हूं, 1 नेशन 1 पैटर्न, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 एंट्रेंस एग्जाम, तभी जाकर के यूनिफॉर्मिटी होगी जी। ये बात आप हमेशा से कहते आए हैं और आप कह रहे हैं कि 10th बोर्ड में जो एग्जाम ली जाती है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करके 8th स्टैंडर्ड पर ले जानी चाहिए, उस पर क्या फंडा है? हाँ, मैंने अभी एक पुस्तक लिखी है जो गुजरात ना शाळाकीय शिक्षण नो एक्सरे। मैं ये बोल रहा हूं कि आज के जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, उसका आईक्यू लेवल, उसका जो एक्सपोजर है वो इतना ज्यादा है। अगर आप 20 साल पहले की बात करें, अब मेरी बात करूं, मैं जब 10वीं में था तब मेरे पास जितना नॉलेज था, शिक्षा की बात नहीं करो, जितना नॉलेज था, और मैं आज का जो विद्यार्थी जो 10वीं में है उसका जितना नॉलेज है, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। आज का विद्यार्थी जो 8th या 10th में है, जब हम ग्रेजुएट हुए तभी हमारे पास इतना नॉलेज नहीं था, इतना नॉलेज आज के विद्यार्थी के पास। मेरा ये मानना है कि अगर बोर्ड एग्जाम 10वीं की रद्द की जाए, 10th में बोर्ड एग्जाम की कोई जरूरत नहीं है। 10th की बोर्ड एग्जाम के बाद हमको सब्जेक्ट सिलेक्शन 11th में करना पड़ता है। मैं ये सोच रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम 8th में कर दी जाए,
8th में बोर्ड एग्जाम करेंगे तो आपो आप जो 8th वाला जो प्राइमरी में है ना वो भी सब गवर्नमेंट के दाव खुला हो जाएगा। तो 8th में बोर्ड एग्जाम की जाए, 8th में बोर्ड एग्जाम के बाद एक सब्जेक्ट सिलेक्शन 9th से किया जाए। मैं इसलिए ये मुद्दे पर आया हूं कि जब 10th की बोर्ड की एग्जाम होती है तो उसमें साइंस और मैथ्स में फेल होने वाले विद्यार्थी बहुत है और पुअर रिजल्ट, मतलब गवर्नमेंट अपनी रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए 2 या 3 या 4 या 5 ग्रेस मार्क देकर के साइंस और मैथ्स का रिजल्ट इंप्रूव बताते हैं। अदरवाइज मैथ्स और साइंस में 70% से पास होने वाले 10% से ज्यादा नहीं है। तो ये जो जिसको मैथ्स और साइंस में इंटरेस्ट नहीं है उसको क्यों 9th और 10th में मैथ्स पढ़ना है? 8th से 9th से सब्जेक्ट सिलेक्शन कर दो। मेरा यह मानना है 8th में बोर्ड एग्जाम करने के बाद जिसको आगे पढ़ना नहीं है, जो गरीब है, जिसके परिवार की आर्थिक परिस्थिति नहीं है, तो वहां पर से 8th में एक एग्जिट है, एक एग्जिट 10th में रखो और एक एग्जिट 12th में रखो। मैं समझा तो आपको उसके पीछे मेरा रीजन क्या है। 8th में एक एग्जिट रखो, 8th में एग्जिट रख करके जिसको आगे पढ़ना ही नहीं है, बोर्ड एग्जाम दे दिया, उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया जाए। हर एक तालुका, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक सिटी, हर एक तालुका में एक वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल हो स्किल सिखाई और वो वोकेशनल ट्रेनिंग वहां पर वो स्किल दी जाए, वो तालुका में जिस स्किल की इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है वही स्किल वहां पर दी जाए। तो वो इंडस्ट्री को आप नहीं मानोगे, बाय 2022 गुजरात में करीब 5 लाख सेमी स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज जनरेट होने वाली है। तो 8th में एग्जिट दे दो, 8th में एग्जिट दे के वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल में उसको स्टडी करे। उसमें ऐसा होगा कि स्कूल में 2 दिन पढ़ेगा, 4 दिन इंडस्ट्री में पढ़ेगा। सपोज कि एक फिटर का के वेल्डर बन रहा है, 2 दिन स्कूल में पढ़ेगा, स्कूल का थोड़ा सिलेबस पढ़ेगा और 4 दिन इंडस्ट्री में काम करेगा। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि इंडस्ट्री को भी उसमें सहयोग करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक कानून लाना पड़ेगा, उसको अप्रेंटिस के इक्विवेलेंट लेवल कुछ देना पड़ेगा, उसका कुछ नई कैटेगरी शुरू करनी पड़ेगी। एक कंपल्सन लाना पड़ेगा कि उनकी जो टोटल एम्प्लॉय है उसमें से 10% यही वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स के आए हुए लेंगे। फिर ये वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल में एग्जाम इंडस्ट्रियल बॉडी लेगा, चाहे फेडरेशन हो या वीसीसीआई हो या सीआईआई हो या फिक्की हो, उसका तालुका लेवल तक उसकी बॉडी बने और वो ही एग्जाम ले। आप एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि आजकल सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड की मैन पावर की शॉर्टेज है, तभी तो जाकर के 50 लाख माइग्रेंट वर्कर आकर के गुजरात में बसे हैं। तो ये 8 एक एग्जिट होगी। 10th में बोर्ड एग्जाम नहीं लेंगे, बोर्ड एग्जाम 8th में ले लिया। 10th में एंट्रेंस एग्जाम होगी, जिसको आईटीआई में जाना हो, पॉलिटेक्निक में जाना हो, 10th के बाद जो डिप्लोमा में जाना हो, वो उसकी एक एंट्रेंस एक ही एग्जाम होगी, वो एग्जाम से वो उसमें जाएगा। वहां से जिसको आगे जाना हो 11th 12th में जाएगा और 12th में बोर्ड एग्जाम होगी और एंट्रेंस एग्जाम होगी। तो ये सिस्टम अगर आ जाएगी तो वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स की जरूरत है। सभी को 11th 12th में ले जाकर के डिप्लोमा लेकर के इंजीनियरिंग लेकर के, तो खानगी संस्थाओं को वो जलसा कराने का बात फायदा पहुंचाने वाली, इसलिए मैं ये 8th वाला सिस्टम रखा है। और आपको अगर ताज्जुब होगा, अगर आपके दादाजी हो, व्यूअर को भी मैं पूछ रहा हूं, आपके दादाजी तो उनसे पूछना, पहले 7th की बोर्ड एग्जाम होती थी जी, उसको वफा बोलते थे। और ऐसा था जो 7th क्लियर कर लिया ना, तो घर में पार्टी होती थी कि आज 7th क्लियर कर लिया। तो अब 8th का जमाना अब आ चुका है। दीपक पालकर उन्होंने लिखा है, मैडम अमने पण बोलाओ आपना न्यूज रूम में। जरूर हम कोशिश करेंगे कि व्यूअर्स जो है वो भी आए और अपनी अपनी बात रखें। गुजरातना शाळाकीय शिक्षणनो एक्स-रे प्रोफेसर लेंसी लोबो और डॉक्टर जयेश शाह दोनों ने मिलकर किताब लिखी है और शिक्षा विभाग, गुजरात बोर्ड के शिक्षा विभाग पर ही जो उसमें कमियां हैं उस पर बात की गई है। एक सवाल के साथ हम पूरा करेंगे, शिक्षकों को कैसे ज्यादा कैपेबल बनाया जा सकता है, क्योंकि आखिरकार जो दारोमदार है पूरा शिक्षकों पर। मैंने यहां पर एक रेकमेंडेशन ये पुस्तक में दिया है जी। शिक्षक को भी कैपेबल करना है और विद्यार्थी को भी कैपेबल करना है। मैंने ऐसा बोला है, जो मैंने अभी बोला ना, कि हर साल में जैसे तुक्का लेकर के आते हैं, गुजराती में उसको तुक्का बोलते हैं, कि दर वर्षे नवो तुक्को जेना मगजમાં આવે એવો નિર્ણય લેવાય। એને બદલે ગુજરાત જેવી રીતે આઈએએસ કેટેગરી છે, જેવી રીતે ફોરેન સર્વિસ છે, જેવી રીતે ફોરેસ્ટ સર્વિસ છે, જેવી રીતે ઇન્ડિયન એન્જિનિયરિંગ સર્વિસ છે, જેવી રીતે ઇન્ડિયન સ્ટેટિસ્ટિકલ સર્વિસ છે, ઇન્ડિયન ફોરેસ્ટ સર્વિસ છે, ફોરેન સર્વિસ છે, તો કેમ ઇન્ડિયન એજ્યુકેશન સર્વિસ ન થાય?
આઈએએસ ની જેમ જ એક આઈઈએસ ની એક સેપરેટ કેટેગરી ઊભી કરવામાં આવે અને શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા તમામ વિભાગમાં એપોઇન્ટમેન્ટ આઈઈએસ માંથી જ કરવામાં આવે કે જે શિક્ષણ ક્ષેત્ર સાથે પૂરેપૂરી રીતે સંકળાયેલો હોય તો કદાચ વહીવટમાં થોડોક સુધારો આવશે. અને વધતા બોર્ડ હોય કે શિક્ષા વિભાગ હોય, શિક્ષણ શાસ્ત્રી, સોશિયોલોજી અને સાયકોલોજીસ્ટ ત્રણની એક ટીમ સાથે જ કામ થવું જોઈએ અને એની વચ્ચે ડિસ્કશન થાય તો જ કામ થાય અને તો જ શિક્ષકને એમ્પાવર કરી શકાશે. શિક્ષકને એમ્પાવર કરવાના અને વિદ્યાર્થીને એમ્પાવર કરવાના આ પુસ્તકમાં મેં सजेशंस बताए. समय नहीं, फिर को और बात करशू. जी चौक्कस. एंड इट विल टेक लॉन्ग टाइम. चलिए जयेश भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी व्यूअर्स का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वीएनएम का फेसबुक पेज है, लाइक कर दीजिए, वहाँ नए नए मुद्दे आपको रोज मिलेंगे. वीएनएम को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए. देखते रहिए वीएनएम. नमस्कार.